नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, कई बार लगता है कि हमारे देश को हो क्या गया है। क्या यहां पर गंदगी का नाम राजनीति दे दिया गया है। बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव में जो कुछ हो रहा है उस पर आऊंगा, लेकिन रायबरेली से बिहार तक आज सुबह जो घटना हुई है, वो घटना सुनकर, पढ़कर, समझकर किसी को भी शर्म आएगी। योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं बिहार और बिहार में कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, उस पर आएंगे। लेकिन उसके पहले रायबरेली में जो कुछ हुआ है उसमें योगी जी की कितनी जिम्मेदारी है, वो भी जरा समझने की जरूरत है। रायबरेली में आप जानते हैं, हरिओम वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर। योगी राज में बहुत गाने गाए जाते हैं कि हमारे यहां कानून का पालन किया जाता है, हमारे यहां ये होता है, सब सुरक्षित है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। तो हमने देखा कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जब उसको पीटा जा रहा था तो उस बेचारे ने राहुल गांधी का नाम लिया कि शायद उनका नाम सुनकर जो हत्यारे हैं उनको छोड़ दे। लेकिन उन हत्यारों ने क्या कहा? उन हत्यारों ने कहा कि यहां सब योगी जी के आदमी हैं। यानी बहुत क्लियर है कि हरिओम वाल्मीकि को जो पीट रहे थे वो चाहे किस जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे जिन्होंने अंततः उनकी हत्या कर दी। उस समय राहुल गांधी विदेश में थे, उनका बयान आया था। जब लौट कर आए तो मिलने की योजना बनी। कल गए थे राहुल गांधी हरियाणा में, जहां एक दलित आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान दे दी थी, खुदकुशी कर ली थी, और आज रायबरेली उनको जाना था। रायबरेली वो पहुंचते उसके पहले ही एक वीडियो आ गया। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूं, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने ना आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। आपने देखा कि इस वीडियो में हरिओम के जो भाई हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं है, और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सरकार ने जो किया है वो काफी है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए सरकार ने सब कुछ कर भी दिया है तो क्या राहुल गांधी आकर छीन लेंगे? क्या राहुल गांधी के आने से सरकारी मदद वापस चली जाएगी? और जो आदमी मरते दम तक, मरते हुए जब उसको पता है कि उसकी हत्या हो रही है, उस समय भी राहुल गांधी का नाम ले रहा है, आखिर उसका परिवार क्यों नहीं मिलना चाहेगा? ये राज खुला जब राहुल गांधी इन सब के बावजूद पहुंच गए रायबरेली और हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले। मिलने के बाद जो तस्वीरें आई हैं उनको आप देखेंगे, किसी में राहुल गांधी के हाथ में परिवार के किसी व्यक्ति का हाथ है, किसी तस्वीर में परिवार के किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी के कंधों पर अपना सर रख दिया है। उनके चेहरे देखिए, चेहरों के भाव देखिए, देखकर समझ में आ रहा है कि परिवार जो है वो राहुल गांधी का किस तरह से इंतजार कर रहा था और अपने नेता को अपने बीच में पाकर उसको कितना अच्छा लग रहा है। यहां पर सवाल पूछा जा सकता है कि किसने रोका था नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को, या यहां तक कि मायावती जी को भी किसने रोका था इस परिवार से ना मिलने के लिए? अगर ये लोग भी उस परिवार से मिले होते तो परिवार को हिम्मत आती कि भले हमारे साथ अन्याय हुआ लेकिन हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। इन सब लोगों के पास तो फुर्सत नहीं है। योगी आदित्यनाथ चले गए बिहार में प्रचार करने, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद परिवार की एक प्रतिक्रिया आई है। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। ये उसी परिवार की प्रतिक्रिया है जिससे सुबह कहलवाया जा रहा था कि वो नहीं चाहता कि राहुल गांधी आए। जब राहुल गांधी वहां से निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए जब जनता नहीं चाहती थी कि आप आए? ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने आपका विरोध किया आने का? विरोध कोई नहीं हुआ था उस वीडियो के अलावा, कुछ पोस्टर लगे थे और वो वीडियो जारी हुआ था, इसके अलावा कोई विरोध नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने उसका बाकायदा जवाब दिया। अगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है,
आप वीडियो पे कहिए, ये उन्होंने हमें बताया है। तो राहुल गांधी ने बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की तरह कहा कि आपने तो देखा कि परिवार मेरा किस तरह से स्वागत कर रहा था, और परिवार ने बताया कि उनको डराया धमकाया गया था कि राहुल गांधी का विरोध करो, और साथ में यह भी कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, हम सरकार में होते तो अलग तरीके से न्याय करते, लेकिन हम जितनी मदद कर सकते हैं वो करेंगे, और जो सरकार में लोग हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सारे वीडियो और सारे वाकये देखने के बाद आपके सामने ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने और रायबरेली के प्रशासन ने गंदी राजनीति करते हुए परिवार को हड़काया, परिवार को डराया कि राहुल गांधी का विरोध करो। होना तो यह चाहिए था कि जांच होती कि इस तरह का वीडियो कैसे जारी हुआ, उनके भाई से पूछा जाता कि क्या यह वीडियो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है या फिर किसी ने उनके ऊपर दबाव बनाया है। यह भी हो सकता है व्यक्ति तो चला गया, उसके भाई को बहलाया फुसलाया गया हो कि अगर तुम विरोध करोगे तो तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे। गरीब आदमी कई बार डर जाता है और कई बार लालच में आ जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि जहां भी इस तरह की घटना होती है वो जरूर जाते हैं। बस मेरी शिकायत इतनी है कि जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है वहां क्यों नहीं ये नेता लोग जाते हैं, वहां भी इन लोगों को जाना चाहिए। अभी वो जा रहे हैं आसाम, जहां जुबिन मेहता के परिवार को वो श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि जहां मुस्लिम परिवारों की लिंचिंग होती है वहां भी अगर राहुल गांधी पहुंचते, इतना तो है कि कम से कम अपने बयानों में भाषणों में मुसलमानों का नाम लेते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर वहां भी पहुंचते, अगर मेवात में जब एक व्यक्ति की हत्या हुई थी वहां भी गए होते तो ज्यादा बेहतर लगती चीजें। लगता कि हां, एक नेता ऐसा है जो हर दलित वंचित दमित अल्पसंख्यक के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उधर योगी आदित्यनाथ जी गए हुए हैं बिहार में प्रचार करने। एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और जहां वो जाते हैं दावा करते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से गुंडा राज खत्म कर दिया गया है। ये दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ, और इसीलिए शायद उनको थोड़ी चिंता हुई होगी कि अभी तो मैंने भाषण दिया है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, और राहुल गांधी के जाने से रायबरेली का मसला जो है वो एक बार फिर से सामने आ जाएगा, जो गुंडा राज के जारी रहने के सबसे बड़े सबूतों में से है। जहां एक आदमी को गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला, और ऐसे गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला जो खुद को योगी आदित्यनाथ का आदमी कहते थे। यूपी में गुंडा राज कितना खत्म हो गया है इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में हैं, सुबह अपना अखबार उठाइए और उस अखबार में तीसरा चौथा पांचवा छठवां जो पेज है उसको एक नजर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ है या फिर गुंडा राज बढ़ गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और गोदी मीडिया बिहार में जाकर यूपी मॉडल की बात करते हैं, वही यूपी मॉडल जहां न रोजगार है, न जहां शांति है, और ना ही किसी तरह का आप ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव का मामला है। दिन रात मुसलमानों के खिलाफ सारी बातें होती रहती हैं, उसकी आड़ में आराम से गुंडई चलती रहती है और लोग खामोश रहते हैं। अभी जो डेटा एनसीआरबी का आया था उसने बताया था कि महिलाओं के खिलाफ और बाकी सब जो अपराध हैं उसमें कैसे यूपी नंबर 1 पे चला गया है। लेकिन हमारा जमाना है गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया जिसको चाहे साफ दिखा दे, जिसको चाहे गंदा दिखा दे। उसके बाद उनको बुर्का याद आ गया तुरंत। योगी आदित्यनाथ भाषण दें और बुर्के की बात ना करें, किसी और इस तरह की चीज की बात ना करें जिससे हिंदू मुसलमान हो, तो फिर लगता ही नहीं है कि आदित्यनाथ ने कोई भाषण दिया है। तो उन्होंने कहा फर्जी वोट डलवाने हैं, इसलिए बुर्का हटाकर चेहरा दिखाने का विरोध। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। भाई साहब, विरोध चल रहा है फर्जी वोट काटने का कि जो फर्जी तरीके से एसआईआर में वोट काटे गए। सुप्रीम कोर्ट भी लिस्ट मांग रहा है कि जो आपने वोट काटे हैं उनकी लिस्ट दो। पहले उसको पब्लिक नहीं किया गया और फिर आपको पब्लिक करना पड़ा। विरोध चल रहा है उन लोगों का वोट काटने का
जो विपक्ष के परंपरागत वोटर हैं। विरोध चल रहा है एक घर में 200, 300, 500 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होने का, एक कमरे का मकान और 300 लोग वोटर लिस्ट में। विरोध चल रहा है फर्जी बातों का जो बिहार सरकार करती रही है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, जरा देखिए। रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट है, जो अक्सर बड़े गुस्से में रहते हैं। नथुने उनके हमेशा फूले हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी पर हमला करने के लिए ऐसा लगता है उनको खास तौर पर रखा गया है। एक बार उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीरियसली कौन लेता है, तो मैंने सोचा कि रविशंकर प्रसाद को सीरियसली कौन लेता है। और ये ट्वीट पढ़ने के बाद आपके और समझ में आ जाएगा कि उनको सीरियसली कोई क्यों नहीं लेता। यह ट्वीट 2014 का है, जिसमें वो लिखते हैं, भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी। भागलपुर और दरभंगा दोनों बिहार के इंपॉर्टेंट शहर हैं और 2014 में वादा कर रहे थे रविशंकर प्रसाद कि यहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी। अब शीघ्र का मतलब कितना होता है? साल, 2 साल, 4 साल? लेकिन रविशंकर प्रसाद के उर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीघ्र का मतलब 11-12 साल से ज्यादा हो चुका है। 12 साल में ऐसे किसी पार्क की नींव भी नहीं रखी गई है। यह वादा 2014 का है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, ऐसे 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं। कल रविशंकर प्रसाद जो है वो प्रतिभा पलायन की बात कर रहे थे। बिहार में प्रतिभा पलायन, अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है और उसके बावजूद अगर एक औसत पढ़े लिखे बिहारी को बिहार के अंदर नौकरी नहीं मिलती है, अगर उसको या तो पंजाब में जाके मजदूरी करनी पड़ती है या दिल्ली में आकर उसको नौकरी करनी पड़ती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लालू प्रसाद यादव? उनका राज गए तो 20 साल हो गया, 20 साल में आपने सुधार लिया होता। अब रविशंकर प्रसाद की तो कोई दिक्कत है नहीं, उनके साहबजादे विदेश में पढ़ते हैं। अजय आलोक के तीनों बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं, या दोनों बच्चे मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ही कुछ बताया था। गिनते गिनते चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता आपको मिलेंगे, सबके बच्चे विदेशों में हैं। दिल्ली में सबके पास शानदार बंगले हैं और इससे कोई मुक्त नहीं है, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। मैं इसमें किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अपने बच्चों की सेटिंग तो सब बहुत शानदार कर लेते हैं, लेकिन बिहार का बच्चा कहां जाएगा, यह कभी सोचा जाता है? रात होती है और बिहार में जिस तरह से लाइट की कटौती होती है, उसके लिए मुझे यहां पर आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं, यूपी में भी वही हाल हो रहा है, धीरे धीरे हो ही चुका है। लेकिन गाड़ी उठाइए और शाम को 4 बजे सीवान के लिए निकल जाइए और सीवान पहुंचिए 6 बजे, बढ़िया चाय पीजिए और अंधेरा होने का इंतजार कीजिए और उसके बाद देखिए कि कितनी लाइट है, कितनी नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके देख लीजिए। उसके लिए सर्वे करने की भी जरूरत नहीं है। और सीवान का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिहार के किसी इलाके में चले जाइए, पटना शहर से 25-30 किलोमीटर अंदर चले जाइए, जहां शहर की सीमा खत्म होती है। बिहार में कितना विकास किया है, कितना विकास हुआ है, वो पता चल जाएगा। सड़कें बनी हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये सब बहुत सामान्य प्रक्रिया में होता है। लेकिन विकास तब होता है जब वहां रोजगार पैदा होता है। विकास तब होता है जब नागरिक अपने राज्य में रहकर शान से कमा पाता है। विकास तब होता है जब स्कूल की पहुंच घर घर तक होती है। विकास तब होता है जब यूनिवर्सिटीज ऐसे छात्र पैदा करती हैं जिनके ऊपर प्रदेश को गर्व हो। और उसके लिए छात्र नहीं जिम्मेदार हैं कि प्रदेश को गर्व नहीं है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। कब परीक्षा होती है, कब क्या होता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है, हर तरफ प्रगति हो रही है। और बुरके में वोट देने के लिए कांग्रेस और आरजेडी परेशान है। भाषण देते हैं, उसमें 56 बार आरजेडी का नाम लेते हैं और 57 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, जिनका शासन बीते हुए 20 साल हो गया। 56 और 57 जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा। 113 बार कम से कम ऐसी 113 योजनाओं का, ऐसे 113 विकासों का नाम ले लिए होते जो उनकी सरकार ने नीतीश कुमार के साथ किया है। और जो असली नौटंकी चल रही है वो और मजेदार है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात बार बार कही गई, लेकिन कल एक बार फिर अमित शाह फिरकी लेते नजर आए, या यूं कहें कि पलटते नजर आए। जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कह दिया कि विधायक चुनेंगे। साफ कर दिया, इशारा कर दिया कि जरूरी नहीं है कि अगली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एनडीए के अंदर वैसे भी जबरदस्त खींचतान चल रही है।
जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं और अमित शाह जी अपना पक्ष विपक्ष दोनों टिकट खुद ही बांटना चाहते हैं, तो कहा यह गया है कि नीतीश कुमार के यहां संजय झा, ललन सिंह वगैरह जिनको टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर टिकट बांटा और इससे नीतीश कुमार जी काफी नाराज थे। कई टिकट उन्होंने लास्ट टाइम में बदले, कई सारे तमाशे किए। देखिए, नीतीश कुमार जी वो अर्जुन हैं जिसके तीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहता है। पलट जाते हैं, अलट जाते हैं, सुलट जाते हैं, उलझ जाते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ते। सुबह सुबह आरजेडी के साथ सरकार में रहते हैं, शाम को बीजेपी के साथ सरकार में चले जाते हैं। हर बार कहते हैं बस अब और नहीं पलटूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि इसका मतलब यह होता है अगला मौका मिलते ही पलट जाऊंगा। अब नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें हैं। मानसिक स्वास्थ्य उनका कैसा है हम नहीं जानते। जिस तरह की तस्वीरें, वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, कई बार लगता है उनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब चुनाव सामने आता है तो नेताओं के सारे स्वास्थ्य जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो नेता ढंग से चल नहीं पाता है वो चुनाव में 14-14, 18-18 घंटे मेहनत करता है। जो नेता 5 साल अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है वो बारी बारी, आरी आरी सब घूमने लगता है। वो हर उस दरवाजे पर दिख जाता है जहां नॉर्मल टाइम में पहुंच ही नहीं सकता है। पड़ोहा लांग लेता है, नदी लांग लेता है, पहाड़ लांग लेता है। तो ये तो नीतीश कुमार हैं, 20 साल से कुर्सी पर ऐसे ही थोड़े बैठे हैं, कुछ तो खास होगा। तो इन्होंने अपना अंदर अंदर खेला शुरू किया है और इसी पर अमित शाह ने वार किया है कि मुख्यमंत्री चुनेंगे विधायक। इशारा यह है कि अगर बीजेपी के ज्यादा एमएलए आए तो इस बार नीतीश कुमार को किनारे किया जा सकता है। अमित शाह ये भी जानते हैं कि किनारे लगने से पहले नीतीश कुमार डांडी मार के फिर अपने पुराने बड़े भाई लालू जी के घर पहुंच के और मुस्कुराती हुई फोटो खिंचवा सकते हैं। तो बिहार चुनाव में अभी बहुत नौटंकी बाकी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि महागठबंधन के सीटों के बंटवारे का मामला सामने नहीं आया है। मुकेश सहनी जी जो हैं वो 3 बार कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली। लग ये रहा था बाहर जाने की घोषणा कर देंगे, लेकिन फाइनली लगता है उनको भी कुछ सीटें वीटें मिलके और कुछ मामला सेटल हो गया है। एनडीए के अंदर भी मांझी जी से लेके उपेंद्र कुशवाहा जी सब चल रहे हैं, अपना अपना खेल कर रहे हैं। परिवारवाद का विरोध होता है और कल एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर आप हंस सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पत्नी को सिंबल दे रहे थे। उसमें फोटो खिंचाने की क्या बात थी, घर की बात थी। चाय पीते पीते सिंबल थमा दिए होते कि भाई तुम लड़ लो, बेटे को लड़ा लो, बेटी को लड़ा लो, दामाद को लड़ा लो। खैर, उपेंद्र कुशवाहा को अकेले क्यों बदनाम किया जाए। बिहार की पूरी राजनीति में यही सारा तमाशा चल रहा है। इसीलिए बिहार के चुनाव पर फाइनली किसी के लिए कुछ कह पाना कभी संभव नहीं होता है। जब मामला आगे बढ़ेगा तो बात की जाएगी। लेकिन रायबरेली में योगी सरकार या उसके लोगों ने जो हरकत की है, जिस तरह से वीडियो जारी किया गया, जिस तरह से राहुल गांधी को रायबरेली जाने से रोकने की कोशिश की गई, उसको अगर शर्मनाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक अपील जरूर करूंगा कि चैनल से अगर अब तक ना जुड़े हों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आजाद आवाज की तरह लगातार काम करते रहें तो एक बहुत छोटा सा तरीका है हमारी मेंबरशिप लेने का। आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। एक मेंबरशिप हमको आप समझिए 100 हाथी की ताकत देती है। जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के वो सच कह सकें जो कहने की हिम्मत अब कम ही लोगों में बची है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।